फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों इसमें लिखा है कि मैं आपको मैथमेटिक्स में परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और आज ये इसकी तीसरी क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लासेस ले चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके उसे देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, जिन लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आया वो देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ए बी से 20% अधिक है, तो बताइए बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। इससे पहले 20% की हम फ्रैक्शन लिखेंगे, तो इसकी फ्रैक्शन है 1/5। अब यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, ठीक है ना। तो ए बी से 20% अधिक है, ए अधिक है, तो देखिए बी तो हो जाएगा 5 और ए कितना अधिक है 1। किससे, ये जो 5 है, तो 5 + 1 कितना हुआ 6 हो गया। ए यानी कि 6 हो गया, बी 5 हो गया। अब पूछा गया है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी कितना कम है ए से, 1 ही तो कम है, तो 1। और किससे कम है, तो ए से यानी कि 6, तो 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। और कल मैंने आपको 1/6 फ्रैक्शन की परसेंटेज या परसेंटेज से फ्रैक्शन बताया था, तो इसका आंसर होगा 16 होल 2/3%। ओके ना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए सबसे पहले हम 10% की फ्रैक्शन लिखेंगे, तो 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे सीता, यहाँ लिखेंगे गीता, ठीक है ना। अब सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय से, तो गीता की तो हो जाएगी 10 और सीता की कम है ना, तो सीता की कम होगी तो 10 में कितनी कम हो गई 1, तो कितनी हो जाएगी सीता की आय 9। अब पूछा गया कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो गीता की आय कितना अधिक हो गई 1 और 1, और किससे, सीता की आय से, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। तो आंसर हमारा आया, आंसर कितना आएगा 11 होल 1/9%, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, चीनी का मूल्य 20% घट गया, याद कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान के चलिए 40 रुपीज़ किलो जो है हमारी शुगर आती है, और हम इसे 5 किलो लेके आते हैं, ठीक है ना। तो टोटल हमारा खर्चा कितना हो गया 200 रुपीज़ हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हमारा जो क्या है, ये है प्राइस, ठीक है ना, ये है प्राइस, और ये होंगे कंजम्पशन, ठीक है। और ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो देखिए प्राइस में अगर हम कंजम्पशन का मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर आता है, क्या टोटल एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है ना। यानी कि कोई चीज़ अगर हम एक पेन 5 रुपए का लेके आए और टोटल हम 10 लेके आए, तो हमारे टोटल जो एक्सपेंडिचर होगा वो हमारा कितना होगा 50 रुपीज़ होगा। और बस यही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्या है, चीनी का मूल्य क्या 20% घटा था ना, तो सबसे पहले हम 20% की फ्रैक्शन लिख लेंगे। 20% इज इक्वल टू 1/5, ठीक है ना। ठीक है, तो मूल्य घटा ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, ठीक है, प्राइस, और यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड, यहाँ पे लिखेंगे न्यू, ठीक है ना। तो प्राइस जो है पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 4, ठीक है ना। आगे बोला था कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, ठीक है ना, कितने % अधिक प्राप्त करेगा। तो देखिए दोस्तों, हमें इसमें बोला गया है कि जो हमारा टोटल खर्चा है ना, यानी कि जो टोटल जो एक्सपेंडिचर है ना हमारा, वो तो क्या है सेम है, तभी तो वो ज़्यादा
अगर चीनी सस्ती हो जाएगी ना तभी तो वो ज़्यादा चीनी प्राप्त करेगा, लेकिन टोटल खर्चा तो सेम है, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है इसमें कि कितने ज़्यादा परसेंट चीनी आएगी, तभी तो चीनी ज़्यादा आएगी। अगर चीनी सस्ती हो गई तो हम ज़्यादा चीनी लेके आएंगे उतने ही रुपये में। तो देखिए दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे अभी हमने प्राइस लिखा, अब लिखेंगे कंजम्पशन। तो कंजम्पशन जो है वो प्राइस का उल्टा होता है। कैसे होता है, हमने क्या बताया आपको एक कॉन्सेप्ट, एक प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये तो है सेम, जब ये सेम है तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो समान होगा कि नहीं टोटल एक्सपेंडिचर की। अगर हम इसको क्या करें, नियत करें, ठीक है ना, यानी कि हम इसे कांस्टेंट वैल्यू माने, तो देखिए ये जो कंजम्पशन है व्युत्क्रमानुपाती यानी कि अपोजिट हो जाएगा किसके, प्राइस के। तो देखो, तो ये जो हो गई 4:5, ठीक है ना। अब बोला गया है कि कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले लाते थे हम 4, अब ला रहा है 5, तो कितनी ज़्यादा ला रहा है 1। किससे ज़्यादा ला रहा है, 4 से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ गया आंसर 25% चीनी हम अब ज़्यादा लाएंगे, ठीक है ना दोस्तों, आ गया समझ में। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए कि उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो उसे और ना हानि। और देखिए दोस्तों, 3 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी। सबसे पहली होती है, हम किसी भी चीज़ को ख़रीदने जाते हैं तो वो तो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। कौन सा प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। अब किसी चीज़ को हम लेके आए, तो जैसे मान के चलो हम 50 रुपीज़ में लेके आए उसको, ठीक है। अब 50 रुपीज़ में लेके आए तो हमें उसे ज़्यादा में बेचना होगा, यानी कि हम जो है उसे क्या करेंगे, उसकी एक मार्केट वैल्यू बनाएंगे, यानी कि उस पर कोई हम रेट ज़्यादा लगाएंगे तो क्या कहेंगे, उसे हम मार्केट प्राइस कहेंगे, मार्केट प्राइस। तो इसे मान के चलो हमने 60 रुपीज़ हमने इस पर अंकित कर दिया, ठीक है ना। अब हमने जब इसे सेल किया तो हो सकता है हमने उस पर क्या, हो सकता है कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो हो सकता है ये 55 रुपीज़ की हमने बेची यानी कि सेल की। तो 3 प्राइस होती है, एक तो कॉस्ट प्राइस जिस पर हम कोई चीज़ वस्तु खरीदते हैं, मार्केट प्राइस मार्केट में उसकी वैल्यू होती है, और सेलिंग प्राइस जो डिस्काउंट करके हम देते हैं तो वो होती है हमें हमारी सेलिंग प्राइस। या पहले हम सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन लिखी, तो ये हो गया 1/5, ठीक है ना। अब देखिए 3 चीज़ होती हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस को हम बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। मार्केट प्राइस को हम कहते हैं अंकित मूल्य, ठीक है ना, या इसको हम कह सकते हैं बाजार मूल्य, ठीक है, ठीक है। अगला है हमारा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, तो इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम सीपी, एमपी और एसपी लिखेंगे, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। अंकित मूल्य कम है ना, किससे, जैसे 20% की फ्रैक्शन क्या थी, 1/5, ठीक है ना। तो 5 तो हो जाएगा हमारा ये क्रय मूल्य, और अंकित मूल्य कम है ना, यानी कि मार्केट वैल्यू कम है, कितनी, 1 कम है, यानी कि ये 4 हो गई। अब बोला गया है बताइए उसे कितने % अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो देख, अगर CP5 का था तो हमें SP5 का ही करना होगा। क्योंकि अगर ये वस्तु 5 रेशियो की है तो 5 रेशियो में ही बेचना होगा, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 4। तो देखिए हमने कितना अधिक किया, 1 अधिक किया ना, और किस में किया, 4 में, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया 25%, यानी कि हमें उसे 25% अधिक में बेचना होगा, तभी ना लाभ होगा और ना हानि होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 राशियों के गुणनफल में एक राशि 3% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत अधिक बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो जाए। देखिए मान के चलो एक राशि है, सबसे पहले हम 30% की फ्रैक्शन लिख लेंगे, तो ये आ गया हमारा कितना, 3/10। तो देखिए दोस्तों, मान के ओल्ड यहाँ पे लिखेंगे न्यू, यहाँ पर मान के चलो पहली जो
पहली जो हमारा नंबर था वो x था और दूसरा नंबर था वो y है, यानी कि एक राशि x और दूसरी y। अब देखिए पहले मान के चलो x कितना था 10, अब कितना परसेंट कम हो गया 30% कम हो गया, यानी में 10 में कितना 3 कम हो गया, तो ये बचा 7। अब जब एक राशि कम हो गई तो दूसरी राशि बढ़ेगी, तभी तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो सेम होगा ना। तो देखिए तो ये बाई 7 हो जाएगा उस समय, और जो इस समय जो नया बाई है वो कितना हो जाएगा 10। तभी तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, देखिए यहाँ पे जी ओल्ड मल्टीप्लिकेशन 10 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पे 70 आया, और यहाँ पे न्यू 7 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये भी 70 आया कि नहीं। तो देखिए अब जो है ना दूसरी राशि को हम कितना प्रतिशत अधिक बढ़ा दें, तो 3 अधिक बढ़ा दें, किससे 7 से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए दोस्तों हमने आपको 1/7 फ्रैक्शन की हमने परसेंटेज बताई थी, तो ये कितनी थी 14 होल 2/7%। अब इसी में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 होल 6/7% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए दोस्तों 20% इज इक्वल टू कितना हुआ 1/5, यहाँ लिखेंगे राम, यहाँ लिखेंगे श्याम, ठीक है ना। तो राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो राम की आय अधिक है ना, और श्याम की आय तो श्याम की तो हो जाएगी 5 और राम की हो जाएगी कितनी 5 + 1 यानी कि 6। तो अब बोला गया है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए श्याम की आय 1 कम है ना, किससे राम से, तो बस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100 तो इज इक्वल टू आ गया 16 होल 2/3%। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि ना लाभ हो उसे और ना हानि हो। तो देखिए सबसे पहले हम 10% की फ्रैक्शन लिख लेते हैं, तो ये आ गया 1/10। अब देखिए दोस्तों मान के चलो हम महीने भर में 5,000 रुपये खर्च करते थे, ठीक है ना। तो पहले चीज़ें सस्ती थी तो ज़्यादा सामान आ जाया करता था। अब क्या करना है हमें, अब चीज़ें महंगी हो गई लेकिन हमारे पास 5,000 रुपीज़ ही हैं, तो हमें 5,000 रुपये ही खर्च करने हैं, तो सामान कम आएगा लेकिन खर्चा कितना है हमारा सेम है, ठीक है ना। तो वो तो हमारा खर्चा जो टोटल है वो क्या है कांस्टेंट हो गया। तो हमने आपको क्या बताया था, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या कंजम्पशन, यानी कि प्राइस जो हमारा मूल्य हो गया, ये हमारा क्या हो गया कंजम्पशन यानी कि खर्चा हो गया। तो ये किसके इक्वल होता है, टोटल एक्सपेंडिचर के होता है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये तो हमारा क्या है टोटल खर्चा कितना है हमारा कांस्टेंट है। तो देखिए अगर खाद्य सामग्री का मूल्य मान के चलो पहले ये ओल्ड है ये न्यू है, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, तो 10 से कितना हो गया 11 हो गया ना, हो गया 10 से 11, ये तो हो गया प्राइस, ठीक है ना। अब हमें क्या कि हमारा ये जो है एक्सपेंडिचर वो क्या है कांस्टेंट है, तो ये देखिए इसके कैसे अपोजिट होगा, तो 1/, ये कंजम्पशन की, तो ये कंजम्पशन कितना हो गया 11/10, क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या है वो कांस्टेंट है। तो बस हमें क्या करना है, खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर देनी है, कंजम्पशन हमें 1 कम करना है 11 से और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आया हमारा क्या 9 होल 1/11%, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो और ना हानि हो। वही फिर से सबसे पहले 25 की हम फ्रैक्शन लिखेंगे, तो 25 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आया कॉस्ट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, यहाँ आया मार्केट प्राइस यानी कि फिर से देखिए दोस्तों यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, यहाँ लिखेंगे मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो अंकित मूल्य अधिक है ना, कितना अधिक है
क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य तो हो जाएगा 4 और अंकित मूल्य कितना है 4 में 1 ऐड करो, 4 से 1 ज़्यादा है तो कितना हुआ 5। अब कितने प्रतिशत कम में बेच रहे हैं, तो हम देखिए हम कितने में बेचेंगे इसे, बताइए कितने में बेचेंगे। जब ये सीपी जो है यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 4 है, तो हमें सेलिंग प्राइस भी 4 ही रखना होगा, तभी तो ना लाभ होगा और ना हानि होगी, क्योंकि सीपी भी 4 है। जितना इसका क्रय मूल्य है उतना ही अगर विक्रय होगा तभी तो ना लाभ होगी ना हानि होगी। तो देखिए मार्केट वैल्यू से हमने इसे कितने कम में बेची, 1 कम में, किससे 5 से, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया 20% कम में हमें इसे बेचना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसे बचत पर कोई असर ना पड़े। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 20% की हमने फ्रैक्शन लिखी तो 1/5, ठीक है ना। अब तो खर्चा क्या है, हमने 20% इंक्रीज़ कर दिया, तो देखिए ये तो हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू, ठीक है ना। खर्चा, अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या है एक्सपेंडिचर, यही बताया था। तो खर्चा बढ़ा रहे हैं अब हम, ठीक है ना। तो अब खर्चे की बात हो रही है, तो मान के चलो खर्चा पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 6 हो गया कि नहीं। अब बोला है कि कारण अगर समाप्त हो जाने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसके बचत पर कोई असर ना पड़े, यानी कि जो है अब जो है हम देखिए पहले जितने लाने के लिए हमें कितना कम करना पड़ेगा, तो 1, और किस पर, तो 6 पर मल्टीप्लाई बाय 100, तो यही आंसर आ गया हमारा 16 होल 2/3%। इतना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, एक ही वैल्यू में क्या हो रहा है, बार बार वृद्धि हो रही है, यानी कि एक ही वैल्यू में, यानी कि एक ही चीज़ में बार बार की उसी में वृद्धि हो रही है। तो इसमें होता क्या है, हम इसमें मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि मान के चलो यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड, यहाँ लिखेंगे न्यू। तो सबसे पहले क्या है 10% बड़ी, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, तो 10 पे कितना 1 बढ़ा है, यानी कि 10 से क्या हुआ 11। फिर क्या हुआ है, कुछ दिनों बाद फिर 20% बढ़ गई, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि 5 थी, कितनी हो गई इंक्रीज 6 हो गई, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स हो, ये तो फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुई, फिर उसी में 2 टाइम्स इंक्रीज हुई, ठीक है ना। तो इन दोनों का क्या है मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 10 5 जा हो गया 50, और 11 6 जा कितना हो गया 66। अब देखिए कितनी इंक्रीज हो गई, 50 से 66 हो गई, तो कितनी 16 इंक्रीज हो गई, और किस पर 50 पर, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हुआ 2 टाइम्स, यहाँ पे 32% क्या हो गया उसकी आय बढ़ गई, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अब सेम क्वेश्चन है, एक ही चीज़ में क्या है 2 बार घटाया, दो बार कोई चीज़ घटाई जा रही है एक ही चीज़ में, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है 15% की हम फ्रैक्शन लिखेंगे, तो 15% की फ्रैक्शन क्या होगी 15 मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो देखिए 5 3 जा 15 हो गया, और 5 2 जा 10, ये 0 आ गया, तो 3/20, ठीक है ना। और 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। अब देखिए यहाँ लिखेंगे ओल्ड, यहाँ लिखेंगे न्यू, तो सबसे पहले क्या हुआ कितनी 15% क्या हुआ डिक्रीज़ हुआ ना। तो देखिए पहले 20 था, अब 20 में 3 कम हो गया, तो कितना हुआ 17। अब फिर एक और बार क्या हुआ 5% डिक्रीज़ हुआ, तो पहले कोई चीज़ 20 की थी, अब कितनी की हो गई 19 की। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20 का 20 में मल्टीप्लाई किया तो 4 कितना आया 400 आया। अब 19 का 17 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 19 7 जा 133, तो 133 के लिए 3 लिखेंगे, और 13 कैरी, फिर 19 1 जा 19, और 13 हो गया अपना 32। तो देखिए यहाँ था पहले
400, अब है 323, तो कितना इंक्रीज हुआ बताइए, बताइए कितना इंक्रीज हुआ? 77, और किस पर? 400 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। अब 4 से 77 को कैंसिल किया तो 4 1 जा 4, ठीक है ना। वो अब कितना हुआ? 37 बचा, तो 4 9 जा 36 के 1 बचा, और यहाँ पे आ गया 4, तो 19 होल 1/4%, ये इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, एक ही चीज़ में हम पहले वृद्धि कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं। तो देखिए 20% की फ्रैक्शन हो गई 1/5, और 10% की फ्रैक्शन हो गई 1/10। यहाँ पे ओल्ड लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे न्यू। सबसे पहले 20% क्या बढ़ी, तो 5 से कितनी हो गई? 6। फिर क्या हुआ? 10% घटी, तो फिर 10 से कितना हो गया? 9। अब इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 5 10 जा 50, 6 का 9 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 9 जा 54। कितना इंक्रीज हुआ? 4। किस पर? 50 पर, मल्टीप्लाई बाय कितना? 100, तो 52 जा हो गया अपना 100, और 2 4 जा कितना हुआ? 8, तो आंसर कितना आया? 8%, ठीक है ना। दुकानदार माल खरीदते समय 10% रखता है और बेचते समय 5% रखता है, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो देखिए 10% पहले उसने ठगा जब वो माल खरीदने गया, तो फ्रैक्शन हो गई 1/10, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे हो गया सेलिंग प्राइस। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है, हम माल तो कितने का था? 10 का, और हम उसे ठग के आए, यानी कि हमें फ़ायदा हुआ, तो क्या हुआ? हम 11 का माल लेके आए। पैसे हमने 10 के दिए, माल हम 11 का लेके आए, ठीक है ना। अब जब हमने उसी माल को बेचा तो फिर 5% फिर ठग लिया, 5% की फ्रैक्शन 1/20। अब क्या हुआ? हमने फिर से ठगा, तो हमने क्या है 20 रुपीज़ का तो हमने माल जो है वो दिया, और हमारे पास आए कितने? 21 रुपीज़, 21 रेशियो, तो ये तो हो गया 200, और ये हो गया कितना हो जाएगा? 11 बन जाए 11, 1 कैरी, 11 2 जा 22, और ये हो गया 23, ठीक है ना। तो कितना इंक्रीज़ हुआ? 31 का हमें उस दुकानदार को फ़ायदा हुआ, किस पर? 200 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15.5%। क्या हुआ? दुकानदार को फ़ायदा हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो देखिए आयत के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या होती है? वृत्त, ठीक है ना, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले 5% की वृद्धि, 5% की फ्रैक्शन 1/20, फिर 10% की वृद्धि, तो इसकी फ्रैक्शन 1/10। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया ये ओल्ड, और ये हो गया न्यू, ठीक है ना। यहाँ पे हम लंबाई लिख लेंगे, यहाँ पे चौड़ाई लिख लेते हैं। तो देखिए देखिए आयत की लंबाई 5% बढ़ाएगा, यानी कि 20 से कितना 21 हो गई, ठीक है ना। फिर चौड़ाई कितनी है? 10% बढ़ाई गई, यानी कि 10 से कितनी हो गई 11, ठीक है ना। अब क्या है? क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है, लेंथ इंटू वृद्धि तो होती है कि नहीं? तो बस हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो ये तो हो गया 200, और ये हो गया 200 कितना 11 बन जा 11, और 11 2 जा 22, तो हो गया 23। तो आंसर कितना आया? वही सेम है। कितना बड़ा है क्षेत्रफल? 31, किस पर? 200 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आया कितना 15.5%। ठीक। अगला क्वेश्चन 21, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है,
ठीक है ना। और इसका जो आंसर है, ठीक है ना, जो आंसर है वो आपको कमेंट में देना है, ठीक है ना। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ठीक है ना। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। अगर और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या है, शेयर कीजिए। दोस्तों ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज़ कीजिए, नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है ना। नोट्स से फ़ायदा क्या होगा, आप अभी पढ़ लेंगे, अगर आप जब रिवीजन करेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप उस नोट्स में से जाकर तुरंत देख लीजिएगा, तो इससे आपको बेनिफिट होगा। और तब भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइज़ कीजिए और फिर से देखिए, ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू।